Hello students, in this video we will discuss composition of function. So understanding the composition of function, we will take some daily life examples. Okay. कंसिडर वन एग्जाम्पल, जैसे अभी आपको एग्जाम बोर्ड का देना है, तो बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है कि जैसे मैंने कंसिडर कर लिया कि ये स्टूडेंट और एक ये बोर्ड हो गया जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है, और यही बोर्ड आपके जो आंसर शीट चेक करने वाले टीचर्स होते हैं, इन्विजिलेटर होते हैं, यानी टीचर। अब आप देखो बोर्ड क्या करता है, स्टूडेंट्स को रोल नंबर अलॉट करता है। ठीक, अब ये जो स्टूडेंट्स हैं, अगर इन स्टूडेंट्स को रोल नंबर अलॉट किए गए हैं जैसा कि होता है एग्जाम में, तो कॉपियां फिर कहाँ जाती हैं? बोर्ड के पास जाती है। यानी ये जो रोल नंबर लिखी हुई कॉपियां कहाँ जाती हैं? बोर्ड के पास जाती है। बोर्ड क्या करता है? बोर्ड इसमें ये रोल नंबर हटा देता है, हटाने के बाद में इसमें क्या डाल देता है? कोड। यानी रोल नंबर को क्या दे देता है? कोड दे देता है। अब वो कोड लगी हुई कॉपियां कहाँ जाती हैं? टीचर्स के पास। यानी बोर्ड कहाँ भेजता है? टीचर्स के पास, चेक होने के लिए। टीचर क्या करता है? उनको मार्क्स दे देता है। अब आप ध्यान दीजिए कि रोल नंबर लिखी हुई कॉपियां कहां गई? बोर्ड के पास। बोर्ड ने रोल नंबर हटाया, कोड दिया, और वो अब आप यहां देखो कि इस स्टूडेंट को यहां पर इस प्रोसेस से कोई लेना देना है क्या? हालांकि ये कनेक्टिविटी किसके साथ में है? बोर्ड के साथ में। बोर्ड की कनेक्टिविटी किसके साथ में है? टीचर के साथ में है। तो अगर मैं ये कहूं ये कनेक्टिविटी F है और ये कनेक्टिविटी G है, आप समझना इसको। तो रोल नंबर को कोड मिला, कोड को मार्क्स मिला, लेकिन इस स्टूडेंट को इस बोर्ड की प्रोसेस से कोई मतलब नहीं होता। वो क्या चाहता है कि स्टूडेंट मुझे मार्क्स कितने मिले। जब रिजल्ट आउट होता है तो इस प्रोसेस में क्या कि रोल नंबर, कोड मार्क्स, जब भी ये चेक हो जाता है तो कॉपियां ये कहां भेजता है? बोर्ड के पास। बोर्ड क्या करता है? सारी की सारी कॉपियों को डिकोड करता है, यानी कोड हटाता है, और किस रोल नंबर को क्या कोड मिला था वो रोल नंबर देता है, यानी डिकोड किया, और उसके बाद में रिजल्ट आउट हो जाता है। इस स्टूडेंट को यहाँ केवल किससे मतलब होता है? मार्क्स से। यानी स्टूडेंट को किससे मतलब होता है? केवल मार्क्स। ठीक है ना? तो ये जो स्टूडेंट को जो मार्क्स मिला वो कितनी प्रोसेस के बाद मिला? कितने कंपोजिशन के बाद मिला? ये कंपोजिशन, फिर ये कंपोजिशन। हालांकि ये प्रोसेस बहुत जरूरी है, इसके बिना तो आपका रिजल्ट आउट ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ इसको मतलब नहीं है कि आप अंदर कोडिंग करते हो, डिकोडिंग करते हो, क्या करते हो, उसे तो मार्क्स से मतलब है। तो कहने का मतलब जो स्टूडेंट का सीधा मार्क्स रिलेशन है, तो वो कितने प्रोसेस के द्वारा है? यानी ये कंपोजिशन है किसका? F और G का। स्टूडेंट को मिले मार्क्स कितने प्रोसेस के बाद मिले? 2 प्रोसेस के बाद। वो प्रोसेस कौन सी है? F और G। हम ये कह सकते हैं कि दिस इज कंपोजिशन ऑफ F एंड G। ठीक है, ओके। वी विल टेक अनदर एग्जांपल। अच्छा, ये भी लिख लिए, हिंदी में इसको कहते हैं संयुक्त फलन या फलनों का संयोजन। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं कनेक्टिंग फ्लाइट का। कनेक्टिंग फ्लाइट ऐसे कि अगर आप सपोज करो जयपुर से कहां जाना चाहते हो? मुंबई। आप जयपुर से मुंबई जाना चाहते हो, लेकिन आपको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, आपको कहां जाना पड़ रहा है? दिल्ली होगी। यानी जयपुर से आप कहां जाओगे? पहले दिल्ली, और दिल्ली से कहां जाओगे आप? मुंबई। ओके,
मतलब इस तरह की आपको फ्लाइट मिली, आपको डायरेक्ट जयपुर टू मुंबई नहीं मिली, लेकिन आपको कहाँ जाना है, जयपुर से मुंबई। तो आपका इंटरेस्ट ये नहीं है कि एक्चुअल में कनेक्टिंग फ्लाइट का ये होता है कि आपने कहीं से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिल रही है तो आप क्या करें, कनेक्टिंग फ्लाइट मिल जाती है। तो जैसे जयपुर से दिल्ली, दिल्ली 2-4 घंटे रुके और उसके बाद में फिर फ्लाइट मिली, आप मुंबई पहुंच गए। ओके, तो इसको बोलते हैं कनेक्टिंग फ्लाइट। तो जयपुर से दिल्ली की एक ये फ्लाइट है एफ मान लो, ये फ्लाइट है जी, लेकिन आपका इंटरेस्ट दिल्ली जाने में नहीं है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है, मुंबई आने में। तो ये जयपुर टू मुंबई आपका क्या बोला जाएगा, वाया दिल्ली। जयपुर टू मुंबई कैसे हो के आया, वाया दिल्ली। तो जयपुर टू मुंबई वाया, ठीक है। मतलब ये कि जयपुर से मुंबई क्या है, कनेक्टिंग। अगर ये एफ फ्लाइट है, ये जी है, तो ये क्या हो गया, कंपोजिशन हो गया। इस कनेक्टिंग फ्लाइट को क्या बोलेंगे मैथ की लैंग्वेज में, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। ये एफ और जी का कंपोजिशन हो गया। यानी लैंग्वेज, प्रैक्टिकली लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसको, जयपुर टू मुंबई वाया दिल्ली। तो एक्चुअली ये मैथ की लैंग्वेज में क्या है, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल, जैसे एक आपका घर है ये, ठीक है, और एक ये सपोज करो नाना वाली फैमिली है, ठीक, और एक सपोज करो ये घर है आपका जिसमें मौसी रहती है, ठीक है। तो अगर मान लो ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये सी सेट है, ये आपका घर, मान लो किसी का नाम एक्स है, तो ये ए से बी नाना का घर, ठीक है, आपका रिलेशन किसी घर में, नाना के घर में। यहाँ जितने भी मेंबर्स होंगे सबके साथ आपका डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन होगा, कोई नाना है, कोई मामा है, कोई मामी है, ठीक है, इस तरह के रिलेशंस होंगे आपके पास, यानी ए से बी में। अब जो बी है, बी का सी के साथ, यानी इस फैमिली के रिलेशन सी के साथ, वो इस परिवार के साथ डिफरेंट डिफरेंट होंगे। कोई इनका दामाद होगा, कोई जीजा होगा, कोई फूफा होगा, इस तरह का रिलेशन हो सकता है, जीजा होगा, कोई जीजी होगी, मतलब इस तरह के रिलेशन होंगे। मतलब ए का बी से कोई एक रिलेशन हमने पकड़ लिया एफ, और यहाँ एक जी, क्योंकि फंक्शन भी एक प्रकार का रिलेशन होता है, इसलिए मैं रिलेशन बोल रहा हूँ, ठीक। तो इस एक्स का यहाँ कोई रिलेशन हुआ, मतलब एक एलिमेंट है एफ एक्स, एक्स का रिलेशन एफ एक्स के साथ में, और यहाँ इस रिलेशन जिसको मैं चलो नाम ही दे देता हूं इसकी जगह पे, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है राम, ठीक है। अब राम का ये हो गया श्याम, राम का श्याम के साथ कोई रिलेशन है। अब श्याम का यहाँ किसी कोई व्यक्ति है मोहन, इसके साथ रिलेशन है। राम का श्याम के साथ डिफरेंट होगा, डेफिनेट बात है। अगर ये नाना का घर है, ये तो है आपका घर, और ये नाना वाला है, तो राम का श्याम के साथ, श्याम का मोहन के साथ डिफरेंट रिलेशन होगा, श्याम का डिफरेंट, बिल्कुल। तो आपको ये समझना है कि जब ये रिलेशन इसके साथ में है जी नाम का, या जो भी आपने कहा है, तो राम का मोहन के साथ भी तो रिलेशन मिल जाएगा। आप समझो इस चीज को कि राम का श्याम के साथ रिलेशन, श्याम का मोहन के साथ रिलेशन। तो आप फिर क्या करते हो, एक डायरेक्ट रिलेशन बना लेते हो, ठीक है ना। अगर ये नाना का घर है, ये आपको मौसा का घर है, तो आप क्या रिलेशन बना लेते हो, आपका इस फैमिली के रिलेशन इसके साथ में डिफरेंट हो जाते हैं। मान लो एक रिलेशन आपका उसमें है मौसा का, फिर ऐसा नहीं करते कि मौसी के घर जाना है तो पहले नानी के घर जाएंगे फिर मौसी के घर जाएंगे, ऐसा नहीं करते। फिर क्या करते हो, डायरेक्ट रिलेशन बन गया, जरूरत पड़ेगी तो डायरेक्ट ही चले जाएंगे, तो एक नया ही रिलेशन बन गया मौसा का, ठीक है ना। तो ये मौसा का जो रिलेशन है, ये कंपोजिशन है इसका और इसका, ठीक है ना। ओके, अब हम थोड़ी सी मैथमेटिकल बात कर लेते हैं। सपोज करो कि आपके पास
एक सेट ए है, एक सेट बी है, ए से बी में एक फंक्शन एफ डिफाइन है और बी से सी में एक दूसरा फंक्शन जी डिफाइन है। ठीक है, अगर इसका कोई एलिमेंट है एक्स, तो एक्स इस ऑपरेशन से कंडक्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स। एफ एक्स इनके जी के इनपुट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, जी इनपुट एफ एक्स, यानी ये एलिमेंट मिला। अगर आप ए का इसके साथ में डायरेक्ट एफ और जी का कंपोजिशन करते हो, एफ और जी का कंपोजिशन क्या बनेगा, यहां पे ये समझने की बात है, एक्स इनपुट, अब हम डायरेक्ट रिलेशन बनाए, इससे मतलब न रखें, डायरेक्ट रिलेशन बना तो जी ऑफ एफ एक्स, तो जी इस रिलेशन को क्या कहेंगे, जी ऑफ एफ, क्या कहेंगे, क्योंकि लास्ट में मिला जी ऑफ एफ एक्स, इसको पढ़ते हैं तो गॉफ कह देते हैं इसको। तो गॉफ किससे किस में डिफाइन हो जाएगा, ए टू सी में। किस तरह से हो जाएगा कि गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। ओके, डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं। लेट एफ सच दैट ए टू बी एंड जी सच दैट बी टू सी is a function, then a function gof such that a to c, एक नया फंक्शन गोफ ए से सी में डिफाइन होता है, गोफ ए टू सी इज सेड टू बी, इसको क्या कहेंगे, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। ये क्या है, कंपोजिशन है एफ और जी का, डिफाइंड एज गोफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। मतलब समझने की ये है कि ये जो रिलेशन है x इस f यानी इस प्रोसेस का, इस फंक्शन का, x क्या है, डोमेन का एलिमेंट। ठीक है, तो fx क्या बन गई, इसकी रेंज बन गई जो कि इसके कोडोमेन में है। ठीक है, अब इस g प्रोसेस का यानी g फंक्शन का fx क्या बन गया, डोमेन बन गया। समझना इसको कि g किसके इनपुट में चला गया, g इनपुट fx, तो मैंने क्या कहा है, सेट ऑफ ऑल इनपुट इज डोमेन, तो fx क्या बन गया, g का डोमेन, और यहां x क्या है, f का डोमेन। ठीक है, तो अब आपको ये समझना है कि अगर मैं एक नोट यहां डाल दूं कि गोफ कब डिफाइन होगा, गोफ इज डिफाइंड, गोफ कब डिफाइन होगा, देखो ये fx किसके इनपुट में है, g के इनपुट में है, यानी g के इनपुट में fx है, तभी तो गोफ मिलेगा। तो fx एक्चुअल में क्या है, इस फंक्शन की रेंज ही तो है, x fx मिला तो fx क्या है, रेंज है। तो यहां आप लिखोगे रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f किस में होनी चाहिए, डोमेन ऑफ g में होनी चाहिए। तो मैं यहां लिख रहा हूं सबसेट होना चाहिए, किसमें, किसका सबसेट होना चाहिए, डोमेन ऑफ g का। अगर ऐसा है तो ही गोफ डिफाइन होगा, अदरवाइज गोफ डिफाइन नहीं होगा। एक दूसरा रिलेशन ले लेते हैं, फॉग। फॉग इज डिफाइंड, अब फॉग को भी ऐसे ही डिफाइन कर सकते हो। फॉग में क्या है, एफ ऑफ जी एक्स, मतलब अगर आप फॉग की बात करोगे तो फॉग एक्स, तो यहां क्या बन गया, एफ ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स क्या है, जी एक्स, एक्स एलिमेंट अगर जी का है, जी का इनपुट एक्स, यानी इनपुट कहां मिलेंगे, इस सेट में मिलेंगे, तो जी एक्स क्या हो गया, रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी हो गया। तो रेंज ऑफ जी किस में होनी चाहिए, डोमेन ऑफ एफ में। तो मैं लिखूंगा इसको क्या कि रेंज ऑफ जी सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ का। अगर ऐसा है तो फॉग डिफाइन हो जाएगा। अब एक बात और है, गोफ को तो मैंने बता दिया, गोफ किस में डिफाइन है, ए टू सी में, क्योंकि एक्स एलिमेंट ए का है और गोफ ऑफ एक्स कहां मिल रहा है, सी में, तो ये डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा ए का सी से।
ऐसी फॉग की अगर मैं बात करूं तो फॉग किस में डिफाइन होगा, फॉग डिफाइन किस में होगा, देखो यहीं से देख लो। अगर मैं फॉग की बात करूं तो देखो कि g ऑफ एफ एक्स, यहां जो x है वो किसका एलिमेंट है, यहां x है वो a का एलिमेंट है, ठीक है, और लास्ट जो आउटपुट मिला वो g का यहां मिला c में। ऐसे ही एफ ऑफ g ये किस में डिफाइन होगा, तो g अगर मैं x कहूं, यहां जैसे लिया है मैंने f, तो f gx हो गया, तो ये x किसका होगा, g का डोमेन ही तो है ये क्या है, g का डोमेन, तो g का डोमेन क्या होगा, सेट b होगा। अब f के इनपुट में रेंज कही इसकी, तो f का इनपुट क्या है, यानी f का डोमेन क्या है, f का डोमेन ही है, लेकिन ये बन क्या रहा है, लगाओ दिमाग कि gx डोमेन b, अब f ऑफ x, अब ये लगने के बाद किस में आएगा, ये फिर ये b में आ जाएगा, f ऑफ g किस में डिफाइन होगा, b टू b, किस तरह से, एस f ऑफ gx इज इक्वल टू f gx, यानी फॉग किस में डिफाइन होगा इस कंडीशन में, b टू b, ये चीज ध्यान में रखोगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b, वो a से c में था लेकिन ये b से b में होगा, इसको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखोगे और समझ लोगे, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल लिया, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4, एक सेट, जैसे मैं इसमें मैपिंग के द्वारा दिखा देता हूं, एक सेट a है, एक b है और एक c है, a टू b में f सपोज करो ये एलिमेंट है इसके 1 2 3 4। अब इसमें जो फंक्शन लग रहा है यानी जो प्रोसेस लग रही है वो ये है कि मैं इसको कह रहा हूं 2x माइनस 1, ठीक है। अब 2x माइनस 1 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, डेफिनेट 1 मिलेगा, 2 रखोगे तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा, 3 रखोगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा, 4 रखोगे तो 7 मिल जाएगा, ओके। अब b2c, इसमें एक नया ऑपरेटर मैंने लगा दिया gx इज इक्वल टू लाइक दैट जैसे 3x, ओके। अब इसका 3 टाइम्स होगा तो 3 हो गया, 3 का 9 हो गया, 5 का 15 हो गया और इसका हो गया 21। अब आप देखो इस ऑपरेटर ने क्या किया, 1 को 1 से कनेक्ट कर दिया, 2 को 3 से कर दिया, 3 का 5, 4 से 7। अब इसने क्या किया, 1 को 3 से कनेक्ट कर दिया, 3 को 9 से कनेक्ट कर दिया, 5 15 7 21, ठीक है। यानी दो ऑपरेटर लग गए, एक तो f और एक g। अब हम a और c के बीच में डायरेक्ट रिलेशन बनाना चाहें कि एक नया फंक्शन बनाए कि ये तो इनपुट जाए और ये आउटपुट में निकले, तो एक नया फंक्शन बन जाएगा, उस फंक्शन को ही तो गॉफ कहेंगे। तो वो फंक्शन क्या होगा देख लीजिए, ये a से c में जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा गॉफ। अभी डेफिनेशन से यही तो समझा है, ओके। तो पहले तो हम ये इसको लिख लेते हैं कि भाई f था, f ने क्या किया, 1 था तो 1 दिया, 2 की इमेज पे दिया इसने 3 पे दिया 5 और 4 पे दिया 7, ठीक है। ऐसे ही g था तो g की 1 इनपुट ने क्या दिया 3 ने क्या दिया 9 एंड 5 ने क्या दिया 15 एंड 7 ने क्या दिया 21, ओके। अब गॉफ डिफाइन हो गया एक नया फंक्शन जिसको हम पता करना चाहते हैं, तो वो गॉफ हो गया a टू c। तो a टू c के लिए देखो a के एलिमेंट तो आपको इनपुट देने पड़ेंगे और जो निकलेगा वो किसका, c का एलिमेंट मिलना चाहिए। तो गॉफ 1 देखते हैं क्या मिलेगा, g ऑफ f1। अब f1 की वैल्यू लगाओ, f1 की वैल्यू क्या है 1, तो g1 कितना है 3। ऐसे ही गॉफ 2 कर दो, तो g ऑफ f2 की वैल्यू यहां से देखो 3, तो g3 कितना है 9। ऐसे ही गॉफ 3 की वैल्यू
F3 G कितना है 5, कितना मिला है G5 की वैल्यू 15, सो G4 GF4 और F4 की वैल्यू यहाँ पे है 7 और G7 कितना हो जाएगा 21। मतलब ये है कि गॉफ आपने निकाला एक नया फंक्शन जो क्या मिल गया 1 का 3 से और 2 का 9 से और 3 to 15 एंड 4 to 21। ये तो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू में। अब हम फंक्शन इसके लिए बनाए तो फंक्शन क्या बनेगा, तो फंक्शन के लिए क्या देखो कि भाई गॉफ ऑफ x, क्योंकि हमने तो फंक्शन भी डिफाइन कर रखा है ना, इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में फंक्शन भी डिफाइन कर रखा है, तो इसका फंक्शन क्या बनेगा, फंक्शन देख लेते हैं। g ऑफ fx की वैल्यू क्या देखो 2x माइनस 1 लगा सकते हो यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। अब g 2x माइनस 1, g का इनपुट x है तो 3x, अब इनपुट में ये है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो क्या मिल गया 6x माइनस 3। ये डायरेक्ट एक फंक्शन मिल गया 6x माइनस 3, ठीक है, जो ए से c को डिनोट करेगा। अब यहां लगा के देखो इसके इनपुट 1 लगाओ तो 1 लगाओगे तो 3 आ जाएगा देखो, अब 2 लगाओ तो 12 ये भी मिल गया देखो, 3 लगाओगे तो 15 मिल जाएगा और 4 लगाओगे तो 21 मिल जाएगा। तो फंक्शन आपको डायरेक्ट मिल गया, आपने बीच वाले फंक्शन को गायब कर दिया, अब डायरेक्ट क्या मिल गया ए से सी में, ठीक है। आई होप कि कंपोजिशन की बात आपकी समझ में आई होगी। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, अब वो एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके कि f such that r to r fx is equal to x स्क्वायर, एक सेकेंड फंक्शन है r से r में gx is equal to 2x plus 1, ठीक है। मतलब ये कि रियल से रियल में डिफाइन है, तो करना क्या होता है अपन को वैसे कि अब इसमें कहा कि गॉफ और फॉग अगर आपको पता करना है तो गॉफ देख लीजिए, गॉफ कैसे पता करोगे कि गॉफ के लिए रेंज ऑफ एफ, तो रेंज ऑफ इसकी निकाल लो, पहले तो लिख लिया करो कि इसका हियर, ये सब कुछ निकालने से पहले डोमेन ऑफ एफ आर, ठीक है, और डोमेन ऑफ जी दिस इज ऑल्सो आर। अगर आप रेंज की बात करोगे तो रेंज ऑफ एफ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की रेंज क्या मिलेगी 0 to इनफाइनाइट, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही रेंज ऑफ जी की बात करोगे तो जी क्या है आपका, ये तो पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसकी रेंज आपकी आर ही रहेगी, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं गॉफ पर, तो गॉफ के लिए देखो क्या डिफाइन होना चाहिए, रेंज ऑफ एफ लिख लो और डोमेन ऑफ जी लिख लो। अब रेंज ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी में क्या रिलेशन है, क्या सबसेट है, देखो रेंज ऑफ एफ 0 to इनफाइनाइट, जो डोमेन इसका क्या है आर, तो बिल्कुल सबसेट है, सबसेट है तो क्या होगा गॉफ डिफाइन होगा। अब देखना कि आर से आर फिर आर टू आर, तो गॉफ किस में डिफाइन हो जाएगा आर टू आर, इसका इसमें और इसके लास्ट में, यही तो होता है ए टू बी और बी टू सी, तो ए टू सी में, तो गॉफ किस में डिफाइन हो जाएगा आर टू आर में। अब डिफाइन होगा तो फिर कैसे होगा, गॉफ ऑफ एक्स जी ऑफ एफ एक्स, अब जी ऑफ एफ एक्स, जी इनपुट में एक्स है तो 2x, तो यहां क्या लिखूंगा मैं 2fx प्लस 1, और एफ एक्स की वैल्यू लगा दो यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया गॉफ ऑफ एक्स। अब हम फॉग को देख लेते हैं, फॉग डिफाइन है या नहीं है, तो फॉग के लिए क्या देखना है रेंज ऑफ जी, और क्या देखना है डोमेन ऑफ एफ। रेंज ऑफ जी को लेफ्ट में और राइट में क्या लिखोगे डोमेन ऑफ एफ। अब इसमें रिलेशन देखो इक्वल है, सबसेट है या नहीं है, नहीं होंगे तो सबसेट लिखकर, ऐसे अगर नहीं होंगे तो काट देंगे, अगर है तो लिख देंगे। तो रेंज ऑफ जी क्या है आर है, डोमेन ऑफ एफ क्या है आर है,
तो ये तो इक्वल ही है, और इक्वल है तो सबसेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉग भी डिफाइन होगा। अब फॉग डिफाइन होगा तो किसमें होगा, देखो जी का डोमेन और एफ का कोडोमेन। तो जी का डोमेन आर है और कोडोमेन भी इसका आर है, तो किसमें डिफाइन होगा, आर टू आर में। कैसे होगा, फॉग ऑफ एक्स एफ जी एक्स, तो जी एक्स लगा दीजिए इसमें, एफ एक्स तो जी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ये, और जी एक्स की वैल्यू आपके पास है 2x + 1 का होल स्क्वायर। अब एक बात तो यहां से क्लियर हो गई कि गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग, गॉफ और फॉग इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि लेट एफ सच दैट आर टू आर f such that r to r fx is equal to sin x and g such that r to r gx is equal to x square, ठीक है। इसने भी कहा फाइंड फॉग एंड गॉफ, ठीक है। अब आप देखो, तो पहले तो इसका लिख लो, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r, डोमेन ऑफ g ये लिख लेना है सबसे पहले, डोमेन ऑफ g तो कितना r। अब रेंज की बात है तो रेंज तो आपको निकालनी पड़ेगी, या तो आपको डायरेक्ट पता हो किसी फंक्शन की, अगर किसी फंक्शन की रेंज डायरेक्ट नहीं पता है तो आपको निकालनी पड़ेगी, सीधी सी बात। अब साइन एक्स की तो पता होती है, कितनी होती है डायरेक्ट, -1 to 1, ओके। ऐसे ही रेंज ऑफ जी की बात करें तो रेंज ऑफ जी कितनी होगी, देखो एक्स स्क्वायर है, अभी लिखी थी 0 to ∞। अब गॉफ पूछा है तो हमें देखना पड़ेगा गॉफ एक्चुअली डिफाइन है भी कि नहीं, तो आप लिख लीजिए गॉफ। अब गॉफ के लिए क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ एफ, रिलेशन किसमें देखना है, रेंज ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी। अब देखते हैं सबसेट है या नहीं है, प्रॉपर सबसेट है या नहीं है। तो रेंज ऑफ एफ ये है, डोमेन ऑफ जी ये है, तो ये तो -∞ से +∞, ये -1 to 1, तो डेफिनेट है, सबसेट है। तो आप क्या लिखोगे, गॉफ इज डिफाइंड। अब गॉफ डिफाइन है तो किसमें डिफाइन है, गॉफ डिफाइन है तो ये एफ का तो डोमेन, ठीक है, और आर का कोडोमेन, इसमें डिफाइन होगा। गॉफ सच दैट आर टू आर इज डिफाइंड, जैसे लिखते हैं ए टू सी, तो ऐसे ही हमें लिखना पड़ेगा इज डिफाइंड, किस तरीके से, एज गॉफ ऑफ एक्स जी ऑफ एफ एक्स। अब जी ऑफ एफ एक्स लिखोगे, एफ एक्स की वैल्यू क्या, देखो यहां से साइन एक्स। अब जी साइन एक्स जाना है तो क्या हो जाएगा, ये जी एक्स तो एक्स स्क्वायर, साइन एक्स है तो साइन एक्स का होल स्क्वायर, ओके। अब फॉग को देख लेते हैं। फॉग के लिए क्या करना, फॉग के लिए देखना है रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी। तो देखो रेंज ऑफ जी, इसकी रेंज और किसमें, डोमेन ऑफ एफ। तो देखते हैं रिलेशन, रेंज ऑफ जी ये है और डोमेन ऑफ एफ क्या है, ये तो सबसेट है। तो क्या लिखोगे, फॉग डिफाइन है, किसमें डिफाइन है, देखो किसमें डिफाइन है ये, तो यहीं से देख लिया करो जी, ठीक है। तो जी का डोमेन, जी का डोमेन, अब जी का डोमेन क्या है, देखो जी का डोमेन है ये, तो इसमें डिफाइन होगा। और कोडोमेन किसका, एफ का, तो ये भी आर टू आर है, तो ये भी डिफाइन होगा आर टू आर। तो एज डिफाइंड एज फॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। अब एफ ऑफ जी एक्स तो लगा दीजिए, एफ एक्स साइन एक्स है तो ये क्या बन जाएगा, साइन जी एक्स हो जाएगा, डेफिनेट बात है। और साइन जी एक्स की वैल्यू लगा दो,
तो क्या हो गया ये साइन एक्स स्क्वायर। ये तो है साइन एक्स का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या है साइन एक्स स्क्वायर। तो यहां भी क्या हो गया गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, ये दोनों ही पूछे थे, दोनों ही आ गए आपके पास। ओके, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। आपका क्वेश्चन है ये, let f such that 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 9, ठीक है, एंड g such that एक दूसरा फंक्शन g डिफाइन किया है 3 4 5 9 2 3 4 5 9 2 7 11 15। ओके, अब इसको डिफाइन कैसे कर रखा है इसने वो भी देख लीजिए। f2 यानी 2 की इमेज 3 एंड f3 इज इक्वल टू 4 and f4 is equal to f5, this is equal to 9। ओके, ऐसे ही यहां पे इन्होंने g3 g4 इनको डिफाइन कर रखा है। तो g3 को क्या कर रखा है, g3 g4 ये इनको इन्होंने कह दिया इक्वल है, g3 g4 इज इक्वल टू 7। ऐसे ही g5 इज इक्वल टू g9 इज इक्वल टू 11। इस तरह से इन्होंने डिफाइन कर रखा है। और फिर आपसे कहा है इन्होंने कि भाई फाइंड गॉफ एंड फॉर्म, फाइंड गॉफ, ओनली गॉफ पूछा है तो गॉफ देख लेते हैं। गॉफ के लिए क्या देखना है आपको कि भाई रेंज ऑफ एफ, तो रेंज ऑफ एफ, यहां रेंज ऑफ एफ चाहे लिख लीजिए आप कि भाई रेंज ऑफ एफ कितनी आएगी, रेंज ऑफ एफ ये एलिमेंट रेंज के हैं तो 3 4 9 ये रेंज हो गई एफ की। अब रेंज ऑफ जी लिखना है तो रेंज ऑफ जी कितनी 7 एंड 11। ओके, और डोमेन आपके पास है